नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यहाँ हमारे उत्तराखंड जो सिंगल वन लाइनर है BS नेगी जी की पुस्तक है, तो उसकी यह रिवीजन सीरीज है और इसमें हम रिवीजन के अकॉर्डिंग जितनी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो सभी यहाँ पर जो फैक्ट हैं या तथ्य हैं तो उन पर हम चर्चा करते हैं। और यह जो हमारी सीरीज है तो यह इसका भाग 8 या वीडियो 8 है और इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कुमाऊं के चंद वंश के बारे में। तो यह जो कुमाऊं का चंद वंश है तो इसको हम दो भागों में इस पर चर्चा करेंगे। इसमें हम कुमाऊं के यहाँ पर उदय से लेकर हम उद्योग चंद तक यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सेकंड भाग होगा तो उसमें उद्योग चंद से लेकर अंतिम जो यहाँ पर शासक है तो उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही जो अन्य जो चीज़ें हैं उनके प्रशासनिक ढांचे से लेकर या जो राज्य काल से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आर्थिक व्यवस्था से लेकर तो उन सभी पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कुमाऊं का चंद वंश या उनका उदय। तो चंद वंश की स्थापना की बात करें तो चंपावत के राजभूंगा किले से होती है और चंदों का जो मूल निवास था वह प्रयाग गंगा पार झूसी में था। तो इस पर भी विद्वान एक मत नहीं है, कई बार यहाँ पर अलग अलग तथ्य अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए जाते हैं कि जैसे हम पंवार वंश में देखते हैं कि जो शासक है या संस्थापक है वह प्रारंभ में उसका जो मूल स्थान है उसके विषय में यहाँ पर विभेद देखने को मिलते हैं विद्वानों में। कोई कहता है कि वह गुजरात के क्षेत्र से आए हैं, कोई कहता है या अन्य जो गुर्जर प्रदेश हैं उनसे आए हैं। तो इसमें हमें विद्वान थोड़ा एकमत नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकतर स्वीकार करते हैं हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। प्रयाग में गंगा पार झूसी नामक स्थान है, माना जाता है कि वहाँ पर जो संस्थापक थे प्रथम शासक थे वो वहाँ से आए थे। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था, यहीं पर राज्य की स्थापना होती है। चंदवंश का उदय हमें देखने को मिलता है। चंदवंश के इतिहास के स्रोतों की अगर हम बात करें तो बालेश्वर मंदिर है, कराचल देव का लेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है, चमोली का गोपेश्वर का त्रिशूल लेख और पिथौरागढ़ के आनंदपाल का वास्ते ताम्रपत्र, जिससे हमें चंद वंश के इतिहास से संबंधित जुड़ी हुई चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं। कराचल देव का लेख, चमोली में गोपेश्वर त्रिशूल लेख और पिथौरागढ़ में आनंदपाल का वास्ते ताम्रपत्र। इसके अलावा मझेरा ताम्रपत्र है, चंद व बम शासकों का संबंधों का पता चलता है। और इसके अलावा वास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। तो यह जो वास्ते ताम्रपत्र है, मांडलिक राजा क्या होते हैं? अधीनस्थ राजा, यानी जो मुख्य शासक है उसके अधीन जो शासक यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं उनको मांडलिक राजा कहा जाता है। तो उनकी एक सूची भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर पावे ताम्रपत्र है जिसका संबंध विजय चंद्र से है। मुनाकोट ताम्रपत्र है या करों से संबंधित, इसमें करों के बारे में चर्चा की गई है। चंदों की प्रारंभिक राजधानी हमें चंपावत में चंपावती नदी के तट पर यहाँ पर स्थित थी और बाद में अल्मोड़ा में स्थानांतरित की जाती है। तो अभी हम आगे देखेंगे किसके शासनकाल में स्थापित होती है और कहाँ फिर किसके शासनकाल में अल्मोड़ा स्थानांतरित की जाती है। देवी सिंह या देवी चंद के समय देवीपुर राजधानी बनाई जाती है। जो देवी चंद था तो उसके समय यहाँ पर देवीपुर राजधानी बनाई जाती है। या हर वंश में या हर जो यहाँ पर राजवंश है उसमें हमें देखने को मिलता है कोई ना कोई शासक ऐसा आता है जो कि राजधानी मुख्य स्थान से अन्य स्थानों पर यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही जब हम पंवारों का जो 1815 के बाद का इतिहास पढ़ते हैं तो प्रत्येक शासक यहाँ पर चाहे कीर्ति चंद हो, प्रताप शाह हो, कीर्ति शाह हो या प्रताप शाह हो, तो कीर्ति नगर की स्थापना, प्रताप नगर की स्थापना, नरेंद्र नगर की स्थापना और वहाँ राजधानी ट्रांसफर करना, ये सामान्य से यहाँ पर चलन देखने को मिलता है। इसके अलावा चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहते थे, तो राजमहल को चौमहल कहा जाता था। और चंद राजाओं की वंशावली मानवोदय काव्य में भी दी गई है। तो मानवोदय काव्य में भी चंदों की वंशावली देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम देखते हैं वैसे तो जो मानवोदय काव्य मुख्यतः यहाँ पर पंवारों से संबंधित है। तो इसमें जब पड़ोस में जो शासक रहते हैं कुमाऊं के क्षेत्र में तो उनका भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है, जिसमें वंशावली भी देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर पहला जो शासक है तो वह सोमचंद यहाँ पर अधिकतर इतिहासकार स्वीकार करते हैं और चंद वंश की जो स्थापना है उसको भी लेकर यहाँ पर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कब हुआ इसका उदय, ये इसको लेकर भी विद्वान एकमत नहीं है। मान्यता है कि अनुमानता जो कार्तिकेयपुर वंश था उसके अवसान के बाद यानी कत्यूरी शासन के अवसान पर ही चंद वंश की उत्पत्ति होती है। यानी जब कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश का अवसान होता है, खत्म समाप्त होता है, उसके बाद हमें उत्पत्ति देखने को मिलती है।
प्रथम शासक सोमचंद को मान के चलते हैं। सोमचंद द्वारा स्थापना 1020 से 1025 के बीच की होगी। इसको भी लेकर यहाँ पर विद्वानों में एक मत है, तिथि में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है सोमचंद भगवान शिव का उपासक था। ठीक है जी। 10वीं शताब्दी में लोहघाट के आसपास सुई राज्य में ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। तो मान्यता है कि ब्रह्मदेव यहाँ पर शासन कर रहा था, जो कि कत्यूरी वंश का शासक था, अंतिम शासक था, जिसको यहाँ पर अत्याचारी भी माना जाता है। और कहते हैं कि सुई जो राज्य था तो 10वीं सदी के आसपास लोहघाट के पास था, चंपावत में। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, तो बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार सोमचंद 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए थे। तो मान्यता है कि सोमचंद यहाँ पर यात्रा पर आए थे, बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। और खाली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी। और मान्यता है कि उनके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह कराकर उनको 15 बीघा जमीन दहेज में यहाँ पर प्रदान की जाती है। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया और दहेज स्वरूप में चंपावत की जो कोतवाल छावनी है वह उनको भेंट कर दी गई। तो 15 बीघा जमीन दे दी, कोतवाल छावनी भेंट कर दी। तो यहीं पर जो सोमचंद है तो वो क्या करेगा, अपना यहाँ पर राजबुंगा किले का निर्माण करवाता है, एक किला बनाता है। और इस किले से ही अपने नाम से ही, अपने वंश के नाम से यहाँ पर चंद वंश की स्थापना होती है, जो आगे चलकर हमें एक लंबे इतिहास की ओर अग्रसर करता है, जिसमें हमें कई चंद शासक देखने को मिलेंगे। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंदपालपुर का वंशज था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। तो मानता है कि जो कन्नौज नरेश थे तो उनके भाई यहाँ पर सोमचंद थे, और यह प्रयाग के शासक चंदपालपुर का वंशज था, जिसकी राजधानी कन्नौज में थी। एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का जो मूल निवास है वह प्रयाग के निकट झूसी नामक स्थान को बताया है। जबकि जो इलियट यहाँ पर इतिहासकार हैं तो वह चंदों का जो मूल निवास है वह झूसी नहीं झांसी बताया था। तो यहाँ पर विद्वान एक मत नहीं है, चाहे हम उनके उदय की बात करें कि कब शुरू हुआ, प्रथम शासक कौन था, तो यह थोड़ा जो प्रश्न है, विवाद का प्रश्न है। तो अधिकतर इतिहासकार क्या स्वीकार करते हैं और दूसरा हमारा आयोग क्या मानता है, हम उसको लेके चलेंगे। तो आयोग सोमचंद को मानता है, तो सोमचंद यहाँ पर प्रथम शासक है। इसके अलावा सोमचंद ने जब शासक बना, राजबुंगा का किला बनाया, उसने 4 किलेदार नियुक्त किए, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये मूलतः कहाँ के थे, नेपाल के थे, जिन्हें चाराल या चाराल भी कहते थे। तो चाराल या चाराल भी इनको कहते थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो 4 किलेदार नियुक्त हो गए राजबुंगा किले में। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट नामक के जो रावत राजा था उसको परास्त किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्थानीय शक्तियाँ रहती हैं, तो सबसे पहले जब बाहर से आता है तो राजा द्वारा यहाँ पर उसको दहेज स्वरूप में इतना 15 बीघा जमीन भी दी गई, राजबुंगा का किला बनाने की अनुमति दी गई। उसके अलावा उसके द्वारा यहाँ पर जब अपने जो शक्ति है उसको यहाँ पर बढ़ाने का कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पर दोनकोट के जो रावत राजा रहते हैं उनके साथ युद्ध होता है, और इस युद्ध में वह विजित होता है सोमचंद ने मेहरा और फरत्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया। तो सोमचंद द्वारा मेहरा और फरत्याल जो यहाँ पर प्रमुख जातियां थी, जिनका यहाँ पर शासन प्रशासन में वर्चस्व था, तो उनको मंत्री और सेनापति के पद दिए गए, जिसमें मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। तो कालू तड़ागी यहाँ पर प्रमुख सेनापति था। मेहरा लोग कटोलगढ़ व फरत्याल लोग डुंगरी में रहते थे। तो मेहरा लोग कटोलगढ़ में रहते थे और फरत्याल लोग कहाँ रहते थे, डुंगरी में रहते थे। सोमचंद ने विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था चलाई। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी सोमचंद को जाता है। इसके अलावा सोमचंद ने ग्राम में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की, यानी वर्तमान में जो प्रधान है तो उनकी तरह यहाँ पर बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की। अतः कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी सोमचंद को माना जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद को माना जाता है। चंद शासकों ने सोमचंद ने समाज को 8 भागों में विभक्त किया था। तो सोमचंद के समय यहाँ पर समाज को 8 भागों में विभक्त किया था। इसके अलावा सोमचंद द्वारा डोटी के राजा को कर दिया जाता था। तो उस समय यहाँ पर जो नेपाल का यहाँ पर पश्चिमी भाग है और वो हमारे कुमाऊं के पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर डोटी नामक स्थान था, तो जो कि नेपाल में था। और यहाँ का जो राजा था तो उसका मुख्यतः यहाँ पर इस क्षेत्र पर वर्चस्व रहता था। तो इस कारण यहाँ पर सोमचंद के द्वारा यहाँ पर डोटी के शासक को कर दिया जाता है।
डोटी के राजा मल्लवंशी थे और जिन्हें रैका राजा कहते थे। तो डोटी के राजा मल्लवंशी थे और इनको रैका राजा कहते थे। यानी कि यह जो सोमचंद है यह स्वतंत्र और संप्रभु शासक नहीं है, यानी डोटा के राजा को कर दे रहा है तो एक प्रकार से उसके अधीनस्थ यहाँ पर शासन कर रहा है। सोमचंद के समय जयदेव मल्ल या डोटी या राई का राजा, तो डोटी का जो शासक था तो जयदेव मल्ल को माना जाता है। मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था और जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था। तो मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था, राजधानी उसकी चंपा थी और इष्ट देवी जो चंपावती थे उसके नाम पे अपनी राजधानी का नाम रखा। सोमचंद का उत्तराधिकारी व दूसरा शासक आत्मचंद होता है। कत्यूरी रानी से यह उत्पन्न था जिसने 20 वर्षों तक शासन किया। तो सोमचंद का फिर उत्तराधिकारी आत्मचंद होता है जिसने 20 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद पूर्णचंद बनता है। तो टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने को अलग अलग मिलेगा। तो 1066 से 1084 तक शासन किया। इसके बाद इंद्रचंद यहाँ पर उत्तराधिकारी बनता है। तो चौथा शासक इंद्रचंद बनता है। इसने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो अगर चंद वंश में चीन और यहाँ पर रेशम की बात आएगी तो वहाँ पर इंद्रचंद का नाम जरूर आएगा। तो चीन के साथ यहाँ पर व्यापारिक संबंध स्थापित किए प्रथम शासक है। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया। साथ ही रेशमी जो वस्त्र हैं तो उनको रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में यहाँ पर मान्यता थी कि झूठी खबरें फैलाने से उसका रंग पक्का होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर पटरंग वाली नामक जो प्रथा है, झूठ बोलने की प्रथा है, तो वह इंद्रचंद के समय हमें देखने को मिलती है। इंद्रचंद राजा कहते हैं कि बड़ा घमंडी था और अपने को इंद्र के समान मानता था। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी संसार चंद होता है और उसके पश्चात यहाँ पर सुधाचंद, हरिचंद, बीणाचंद और अन्य शासक आते हैं। तो बीणाचंद क्या है, कुमाऊं का एक विलासी शासक था जिसके समय यहाँ पर खस राजाओं ने पराजित किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसको यहाँ पर खस राजाओं ने परास्त किया था, यानी गद्दी से हटा दिया था। तो वह बीणाचंद था, विलासी शासक है और इसको खस राजा परास्त करते हैं। बीरचंद ने खस राजाओं को पुनः हराकर पुनः राज्य पर कब्जा किया। तो नाम में थोड़ा समानता है। बीणाचंद खस राजाओं ने इसको परास्त किया, शासन से हटा दिया। बीरचंद फिर यहाँ पर खस राजाओं को परास्त करता और पुनः यहाँ पर राज्य को कब्जा कर लेता है या राज्य को हासिल करता है। इसके बाद अशोक चल के समय यहाँ पर बीरचंद शासक था जिसकी मृत्यु 1206 में हुई। तो बीरचंद नामक शासक अशोक चल के समय रहता है। बीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद होता है, लगभग 1236 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। तो बीरचंद के बाद यहाँ पर नरचंद शासक बनता है। इसके अलावा अशोक चल की अगर हम बात करें तो यह डोटी का राजा रहता है। कमादेश या काली कुमाऊं व केदार भूमि पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य के कुछ भागों और अपने अधिकार में ले लेता है। यानी जो डोटी शासक है अशोक चल, तो इसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है पहले कुमाऊं के क्षेत्र में। तो हम देखते हैं वहाँ पर कुमाऊं पर भी कब्जा होता है और फिर केदार भूमि यानी केदारखंड यानी जो हमारे वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो कत्यूरी शासक थे जो अलग अलग क्षेत्रों में जो शासन कर रहे थे उन पर भी आक्रमण होता है। तो यह जो आक्रमण है तो माना जाता है कुछ समय था, उसके बाद फिर पुनः यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है। और इसका जो जानकारी है 1191 में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में और 1209 ईस्वी के जो बारहाट त्रिशूल लेख है, तो इससे हमें जानकारी मिलती है किसके आक्रमण की, अशोक चल डोटी शासक यानी पश्चिम नेपाल शासक। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में भी अशोक चल को यहाँ पर खसदेश का राजाधिराज कहा गया। तो पुरुषोत्तम सिंह का जो बोधगया शिलालेख है तो यहाँ से भी अशोक चल को यहाँ पर खसदेश का राजा कहा गया है। और साथ ही बोधगया जो अभिलेख से पता चलता है कि कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों का शासन था, जो संभवतः 1180 से 1210 के बीच था, जिसकी राजधानी चक्रवाल थी। तो बोधगया अभिलेख से पता चलता है कि उसके यहाँ पर सामंत था, उसके जो अधिकारी थे तो पुरुषोत्तम सिंह थे और 1180 से 1210 तक उसने शासन किया और राजधानी चक्रवाल थी। इसके अलावा गोपेश्वर लेख में अशोक चल को गौड़ वंश और वैरात कुल को व नेपाल को दुलू का निवासी बताया। तो गोपेश्वर लेख में अशोक चल को यहाँ पर क्या बताया, गौड़ वंश से संबंधित है, वैरात कुल का कुल यहाँ पर वैरात है और नेपाल के दुलू का निवासी है। साथ ही बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है किसको, अशोक चल को। अशोक चल का राजा
बाढ़ाट से लेकर बैरात यानी पश्चिमी नेपाल तक और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी तक विस्तृत बताया गया है। तो यानी जो अशोक चल है तो उसका शासन विस्तृत क्षेत्र में देखने को मिलता है, यानी उत्तरकाशी से लेकर बैरात यानी पश्चिमी नेपाल तक और साथ ही शिवालिक पहाड़ी तक यहाँ पर विस्तृत था। अशोक चल का राज्य 3 चक्रों में विभक्त था, बैरात, कमादेश और केदार भूमि, यानी संपूर्ण उत्तराखंड का क्षेत्र इसमें यहाँ पर शामिल था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चंद्रवंश का शासक है कराचल देव। तो कराचल देव की बात करें तो अशोक चल की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर डोटी पर कराचल देव का आधिपत्य हो गया, जो संभवतः 1212 ईस्वी के आसपास था। कराचल देव ने काली कुमाऊं में स्वतंत्र हो चुके खस राजाओं को पुनः विजित किया और अल्प समय के लिए कमादेश पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अलावा चंपावत के बालेश्वर मंदिर के दान पात्र से कराचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख हमें प्राप्त होता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। बालेश्वर मंदिर के दान पात्र से कराचल देव का 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त होता है। बालेश्वर लेख में कराचल देव के 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिलते हैं। इससे पहले अभी हमने जिसके बारे में चर्चा की थी, यानी कराचल देव का जो 10 मांडलिक राजा यानी उसके अधीनस्थ यहाँ पर शासक, तो जिसमें से 3 चंद्रवंशीय मांडलिकों का उल्लेख है, यानी 3 जो यहाँ पर अधीनस्थ शासक हैं वो चंद्रवंशीय थे। वास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है और इनका जो अधिपति शक्तिबम था जो कि मूलतः नेपाल का था। तो यहाँ पर एक मांडलिक शासक का नाम मोहन थापा है जिसकी जानकारी वास्ते ताम्रपत्र में प्राप्त है। मांडलिक ऐसे सामंत होते हैं जो अपने अधिपति के अधीन शासन चलाते थे, यानी अधीनस्थ शासक। दुलु स्तंभ लेख में कराचल देव के पुत्र का नाम अशोक देव मिलता है। तो जो दुलु स्तंभ लेख है तो उसमें कराचल देव के पुत्र का नाम क्या मिलता है? अशोक देव। कराचल देव के समय निर्माण की 2 शैलियां प्रचलित थी, कत्यूर शैली व नाग शैली। तो कत्यूर शैली इसमें मंदिर का शिखर उभरा हुआ व ऊंचा होता है और नाग शैली में इसमें मंदिर का शिखर नीचे होता है। तो 2 प्रकार के यहाँ पर मंदिर निर्माण की शैलियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद है चंद शासक थोरचंद। तो थोरचंद यहाँ पर रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक थोरचंद को माना है, लेकिन अपना आयोग नहीं मानता है। तो यहाँ पर हम सोमचंद को ही लेके चलेंगे। तो यह बाद के शासकों का है। तो यहाँ पर रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल में डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार यहाँ पर हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर शासक कौन है? थोरचंद को मानते हैं। किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन। किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। तो यह थोरचंद जोशी से आकर नेपाल के राजा के यहाँ नौकरी करता था। उनके अनुसार हर्षदेव जोशी भी क्या मानता है? कुमाऊं के चंद्रवंश का संस्थापक थोरचंद को मानता है। एटकिंसन के अनुसार थोरचंद का राज्यारोहण 1261 ईस्वी में और उसने 1281 तक शासन किया। थोरचंद का बाद यहाँ पर उत्तराधिकारी कल्याण चंद प्रथम होता है, जिसके बाद त्रिलोकचंद व अभयचंद का नाम आता है। अभयचंद क्या है? पहला ऐसा शासक है जिसके बारे में हमें प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है, यानी उसी के अभिलेखों से हमें यहाँ पर उसकी जानकारी मिलती है। पहला शासक अभयचंद, ठीक है जी। इसका प्राचीनतम जो ज्ञात अभिलेख है 1360 ईस्वी का यहाँ पर चंपावत के मानेश्वर नौले से हमें प्राप्त होता है। अभयचंद पहला शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना उसके अभिलेखों से मिलती है। 1360 का अभिलेख हमें चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त होता है। करमचंद एक वर्ष शासन करके मणिकोटी राजा के पास चला जाता है, जिसके पश्चात यहाँ पर ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है, यानी ज्ञानचंद शासक बनता है करमचंद के बाद। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट शासक है चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद। तो 29वां शासक है गरुड़ ज्ञानचंद। 1375 से 1420 ईस्वी तक शासन किया। चंद राजाओं में सर्वाधिक इसका राज्यकाल है। 1378 में एक ताम्रपत्र मिला जिसमें अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है। यानी इसके बाद अभयचंद के बाद हम देखते हैं कि राजाओं के बारे में यहाँ पर पर्याप्त जानकारी देखने को मिलती है और साथ ही उनके जो अभिलेख हैं तो वह हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो 1378 में अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है। ज्ञानचंद पहला ऐसा शासक है जो दिल्ली दरबार जाता है और दिल्ली में सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय यहाँ दिल्ली जाता है, दिल्ली दरबार में जाता है। कुमाऊं का पहला शासक जो दिल्ली जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी और तराई क्षेत्र को ज्ञानचंद को सौंपा था। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक है वो एक बाज को मारने की कोशिश कर रहे थे गरुड़ को,
तो जब उनके द्वारा यहाँ पर उसको नहीं मार पा रहे थे तो कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के सामने ही यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा उसे यहाँ पर मार गिराया जाता है। प्रसन्न होते हैं फिरोज शाह तुगलक और उसको गरुड़ की उपाधि दे देते हैं और साथ ही तराई का क्षेत्र भी दे देते हैं। अब एटकिंसन के समय यहाँ पर उस समय एटकिंसन के अनुसार उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल यहाँ पर हमें उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो यह जो इसका कार्यकाल है फिरोज शाह तुगलक के साथ यहाँ पर मैच करता है। ज्ञानचंद के समय तराई और भाबर क्षेत्र में कटेहरों का शासन था और ज्ञानचंद का जो राजचिन्ह था वह गरुड़ था, तो गरुड़ ही रखा और विष्णु का उपासक था, वह विष्णु का भगवान विष्णु का उपासक माना जाता है। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया। तो जो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र है तो उसमें गरुड़ ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहकर संबोधित किया गया है। इसे सोर का विजेता कहा गया है। सोर पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है, तो सोर का विजेता भी इसे कहा गया है। मझेड़ा ताम्रपत्र है, उसके अनुसार ज्ञानचंद एकमात्र सामंत राजा विजयबम था। तो इसके समय जो सामंत राजा था उसका नाम विजयबम बताया जाता है। गौभाषा ताम्रपत्र, ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवाड़ी को 1 ग्राम वृत्त में दान दिया था। तो 1 ग्राम दान देने को यहाँ पर गौभाषा ताम्रपत्र में उल्लेख है 1418 में ज्ञानचंद द्वारा। दरबारी व्यक्ति जशाह कमले की और ख्वाश के कहने पर यहाँ पर नीलू कठैत के 2 बेटों की आंखें निकलवा थी। तो इसके नाम भी अलग अलग मिलते हैं, कहीं कत्था कमलेची नामक यहाँ पर वर्णन आता है नामक व्यक्ति का। तो कहते हैं कि जो उसके दरबारी व्यक्ति थे तो उनके कहने पर यहाँ पर नीलू कठायत यहाँ पर जो सेनापति भी था और राज्यभक्त व्यक्ति था, तो उसके 2 बेटों की यहाँ पर आंखें निकलवा दी। और वह कपरोली गांव का रहने वाला था नीलू कठायत, जिसे राजा ने कुमैया खिल्लत की यहाँ पर उपाधि दी थी, जो एक प्रकार से पोशाक होती थी। तो कुमैया खिल्लत इनको प्रदान की थी और साथ ही वह क्या था, सेनापति था। उसके बेटों की आंखें निकलवा दी, उसको जेल में डाल दिया। तो कुछ दरबारी व्यक्तियों के कहने पर गरुड़ ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी हरिहर चंद और यहाँ पर ज्ञानचंद होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उद्यान चंद, गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को यहाँ पर धोखे से मार दिया था, उसको मरवा दिया था। और अत्याचारपूर्ण यहाँ पर कार्य से उद्यान चंद को आत्मग्लानि होती है कि एक वीर जो सेनापति है, जो राज्य भक्त है, राज्य के लिए यहाँ पर मर मिटने को तैयार है, उसको यहाँ पर हत्या करवा दी, उसके बेटों के आंखें निकलवा दी। तो इस प्रकार यहाँ पर उसे क्या होती है, आत्मग्लानि होती है। तो वह क्या करता है, कई स्थानों पर यहाँ पर मंदिर और नौले बनवाता है। बद्रीनाथ पांडे के अनुसार उद्यान चंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और 1 साल की जो माल गुजारी थी वह तमाम प्रजा से माफ कर दी। तो यानी एक प्रकार से टैक्स माफ कर दिया। चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। 1423 में बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध किससे है, विक्रम चंद से है, जिसे उद्यान चंद द्वारा शुरू बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया, जिसने ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने योगदान दिया था। तो कुंज शर्मा तिवारी ने उसमें योगदान दिया। तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण यहाँ पर उद्यान चंद द्वारा प्रारंभ करवाया जाता है और पूर्ण करवाया जाता है विक्रम चंद के द्वारा। तो बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र विक्रम चंद से संबंधित है, 1423 वाला। तो बालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान चंद ने गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी को भूमिदान की बात सामने आई है, जिसे साक्ष्यगण के रूप में पंत नवीशी का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ वर्तमान कचहरी से है। तो यहाँ पर भूमिदान का उल्लेख मिलता है ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी को उद्यान चंद के द्वारा, किसमें, बालेश्वर ताम्रपत्र में। इसके अलावा सीरा राज्य की बात करें तो सीरा का अर्थ होता है भोजन या खीर। तो वर्तमान में डीडी हाट का प्राचीन नाम था सीरा और यहाँ पर डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था। तो सीरा के मल्ल जो स्वयं को राई या रैका राजा कहते थे या मल्ल वंश से संबंधित थे और इसके संस्थापक जगत मल्ल को माना जाता है। तो भारती चंद के समय डोटी या नेपाल के शासक जयमल या यक्षमल था, जिन्होंने सीरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोटी कहा। तो जयमल या यक्षमल थे जिन्होंने सीरा को अपने राज्य में मिलाकर क्या कहा, पर्वत डोटी कहा, वर्तमान डीडी हाट को। तो भारती चंद के समय सीरा में कल्याणमल का शासन था। सीरा में भारती चंद ने किसको, डूंगरा बछेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया।
डूंगरा बछेड़ा के बाद यहाँ पर मदन सिंह, राय सिंह सामंत होते हैं और बछेड़ों ने 1452 से लेकर 1539 ईस्वी तक से वहाँ पर शासन किया। 1539 में डोटी राजा राईमल सिरा का शासक बनता, जो सिरा का 11वां शासक था। इसके बाद शोभामल सिरा का शासक बनता है। शोभामल ने अपनी पुत्री का विवाह बालू कल्याण चंद के साथ किया, जो आने वाला अभिशासक है चंद्रवंश का। कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद के समय हरिमल सिरा का शासक बना, जिसे रुद्रचंद ने 1590 में पराजित किया था। रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही रुद्रचंद ने सिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त प्रारंभ कराया। तो भूमि बंदोबस्त यहाँ पर सिरा में रुद्रचंद द्वारा प्रारंभ कराया जाता है। सिरा से मल्लों का जो प्राचीनतम ताम्रपत्र है वह 1353 ईस्वी में प्राप्त होता है। 1353 ईस्वी का प्राप्त होता है। इसके बाद अगला जो हमारा शासक आएगा वह है भारती चंद। तो 35वां यहाँ शासक है, 1437 में गद्दी पर बैठा और जिसका कार्यकाल क्या है 1437 से 1477 ईस्वी तक है। और कुमाऊं में भारती चंद के पवाड़े यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भाग्या धोन्यान के द्वंद्व युद्ध के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। भारती चंद यहाँ पर सबसे पराक्रमी व साहसी राजा है। इसके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो पश्चिमी नेपाल है, डोटी का क्षेत्र है, तो उसकी दास्ता से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर डोटी राज्य पर यहाँ पर आक्रमण करता है कौन? भारती चंद, प्रथम शासक जो डोटी पर आक्रमण कर रहा है। और भारती चंद के सेना या कटक में सभी जाति व धर्म के लोग थे, तो सेना को कटक भी कहा जाता है। तो डोटी चंद के समय यहाँ पर जो सेना में यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर सम्मिलित रहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डोटी के आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला जो पड़ाव था वह चंद सेना का पहला पड़ाव यहाँ पर काली नदी के पहाड़ जो पड़ाव सोर के कटकुनौला में था। दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बालीचौड़ में था। तो यहाँ पर जब सेना आक्रमण के लिए जाती है, पहला पड़ाव कटकुनौला के पास और दूसरा काली नदी के किनारे बालीचौड़ नामक स्थान पर। तो 12 वर्षों तक यहाँ पर डोटी पर घेरा डाला जाता है और यानी 12 वर्षों तक युद्ध चलता है। तो अंतिम में यहाँ पर जो भारती चंद है उनकी विजय होती है 1451-52 में। और हुड़ेती ताम्रपत्र के अनुसार भारती चंद ने 1451 में एक गांव दान में देने का वर्णन मिलता है। डोटी अभियान के तहत यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति होती है। तो डोटी अभियान में यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति होती है और नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतानें थे। तो नायक जाति यहाँ पर जो चंद सैनिक थे उनकी अवैध संतानें थी। भारती चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से यहाँ पर शोर यानी पिथौरागढ़, सीरा, डीडीहाट और थल आदि पर यहाँ पर अधिकार किया। शोर या पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासक बमशा था। शोर के मल्ल राजा विजय बम की जानकारी यहाँ पर मझेड़ा ताम्रपत्र, जिसका जिक्र अभी हमने पहले किया था, तो जिसका शासन भारती चंद ने समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर उसकी मझेड़ा ताम्रपत्र से विजय बम की मल्ल राजा की जानकारी भी प्राप्त होती है। सोरों से मल्लों का प्राचीनतम जो ताम्रपत्र है 1337 ईस्वी का प्राप्त होता है। इसके अलावा खेतीखान ताम्रपत्र में भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। तो खेतीखान ताम्रपत्र यहाँ पर भारती चंद से जो दूसरा पुत्र है सुजान कुंवर का इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद जो भारती चंद के बाद शासक है उसका पुत्र रतन चंद यहाँ पर शासक बनता है। और हुड़ेती और लोहाघाट जो ताम्रपत्र है तो उसमें रतन चंद का यहाँ पर जिक्र प्राप्त होता है। भारती चंद के बाद यहाँ पर रतन चंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और उसके समय हम देखते हैं कि डोटी में नागमल का विद्रोह होता है, जिसका शासन 11 वर्षों तक रहा। रतन चंद ने नागमल को परास्त कर पुनः डोटी में यहाँ पर जो साई वंश है तो उसका अधिकार स्थापित करवाया। इससे यहाँ पर जो रतन चंद है उसकी जो यहाँ पर चर्चाएं हैं वो काफ़ी दूर तक जाती हैं। महानतम शासकों में से उसको यहाँ पर शामिल किया जाता है। रतन चंद के थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी यहाँ परास्त करता है। रतन चंद पहला ऐसा शासक है जिसने भूमि बंदोबस्त कार्य के करवाए और जिंदा केतल या कहीं पर जिंदा किराल भी इसको कहा जाता है, तो जिंदा केतल नामक एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। तो पहला ऐसा चंद शासक जिसने भूमि बंदोबस्त प्रारंभ करवाया और अधिकारी की नियुक्ति की। इसके बाद नेक्स्ट शासक है कीर्ति चंद। तो रतन चंद के बाद यहाँ पर नया शासक जो बनता है वह है
कीर्तिचंद। तो हम देखते हैं कीर्तिचंद 1488 से 1506 के बीच यहाँ पर यह शासन करता है और यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। तो नाथ संप्रदाय का अनुयायी रहता है और इसमें हम देखते हैं कि यह गढ़वाल शासक अजयपाल पर यहाँ पर आक्रमण करता है और प्रथम जो युद्ध है तो उसमें यह विजयी होता है। उसमें हम देखते हैं कि प्रथम ऐसा शासक है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और इसके बाद हम देखते हैं लगातार जो भी शासक बनेगा वह गढ़वाल पर आक्रमण करेगा, यानी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच युद्ध, पंवार और चंदों के बीच युद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं कीर्तिचंद से। कीर्तिचंद राज्य विस्तार में बारामंडल, बिशोन, खगमना कोट, सोनरा, कोटली, कैडारो, बोरारो आदि क्षेत्र को अपने राज्य में यह मिलाता है, आक्रमण करता है और विजित करता है। राजा कीर्तिचंद के समय हमें नागनाथ सिद्ध नामक एक योगेश्वर यहाँ पर चंपावत में आते हैं, यानी इनके यहाँ पर राज्य क्षेत्र में आते हैं। कीर्तिचंद के बाद हम देखते हैं प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद और भीष्मचंद आदि यहाँ पर शासक बनते हैं। नेक्स्ट शासक बनता है भीष्मचंद। तो भीष्मचंद 1512 से लेकर 1530 तक गद्दी पर बैठता है और 1514 ईस्वी में इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है। भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण करवाया और राजधानी आलमनगर की नींव डाली थी। भीष्मचंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याणचंद को गोद लिया था। भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्मचंद कुमाऊं का शासक था। गजवा भुडिंगा नामक खसिया जो मुखिया था उसने भीष्मचंद का यहाँ पर वध कर दिया था। तो कई थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी जो टाइम पीरियड है भीष्मचंद का, तो उसको भी यहाँ पर जो हमारे इतिहासकार हैं तो उसमें एक मत नहीं है, इसका टाइम पीरियड भी आपको शासक का अलग अलग देखने को मिलेगा विभिन्न यहाँ पर जो पुस्तकें हैं। चंद शासक बालो कल्याणचंद। तो इसके बाद यहाँ पर बालो कल्याणचंद शासक बनता है और ताम्रपत्र कल्पानीगाड़ पिथौरागढ़ से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। 1545 से 1565 गद्दी पर बैठा। यहाँ भी जो टाइम पीरियड है इसमें भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। बालो कल्याणचंद भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पुत्र था। उसके विस्तृत विजय के कारण यहाँ पर सर्वप्रथम इसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो यह सर्वप्रथम क्या करता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। तो प्रथम शासक है। कल्याणचंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को यहाँ पर राजापुर कहा गया। कल्याणचंद ने मनकोट राज्य को यहाँ पर अपने चंद राज्य में मिलाया। गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याणचंद के समय होता है। कल्याणचंद अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का यहाँ पर निर्माण करवाता और अल्मोड़ा में नैला पोखर किले का भी इसने निर्माण करवाया। तो लाल मंडी किले का निर्माण और अल्मोड़ा में नैला पोखर किले का भी निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। बालो कल्याणचंद विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ होता है। विवाह के बाद यहाँ पर रैका राजा रहते हैं हरिमल, यहाँ पर सीरा के शासक रहते हैं। तो अपनी बहन को दान स्वरूप में शोर का प्रांत दिया, लेकिन कल्याणचंद यहाँ पर क्या है, सीर प्रांत को चाहता था। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद ने सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया, यानी जो लोधीहाट का क्षेत्र है तो यहाँ पर 7 बार यहाँ पर रुद्रचंद ने सीरगढ़ किले पर यहाँ पर आक्रमण किए थे। रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में सीरगढ़ का यहाँ पर किला जीता गया। इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास खां को चंद राज्य में शरण का सही समय ज्ञात नहीं है। कोई यहाँ पर इतिहासकार माणिकचंद या कल्याणचंद में से कोई भी शासक हो सकता है और कुछ इतिहासकार उसको भीष्मचंद के टाइम पीरियड में भी बताते हैं कि भीष्मचंद ने यहाँ पर ख्वास खां, इस्लाम शाह के जो शत्रु थे ख्वास खां को यहाँ पर शरण दी थी। तो अलग अलग है। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ख्वास खां माणिकचंद के समय में कुमाऊं में शरण ली थी। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार माणिकचंद ने इस्लाम शाह सूर के शाही हुक्म के जवाब में लिखा था, मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी है। जब तक मुझ में दम है मैं ऐसे नीच काम का अपराधी नहीं बन सकता या नहीं हो सकता। तो ये कहा था बद्रीदत्त पांडे के अनुसार माणिकचंद ने, यानी माणिकचंद के समय बद्रीदत्त पांडे के अनुसार वह यहाँ पर जो ख्वास खां नामक व्यक्ति था वो कुमाऊं में आया था। राजा बालो कल्याणचंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता को यहाँ पर प्रारंभ करवाया। तो स्थानीय स्वायत्तता को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, राजा बालो कल्याणचंद को। महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुक में कल्याणचंद को प्रजा हितैषी बताया है। तो स्मृति कौतुक नामक जो ग्रंथ है अनंत देव का है, महाराष्ट्र के लेखक है। प्रजा हितैषी किसको बताया है, कल्याणचंद को।
पुरुषोत्तम पंत तो रुद्रचंद के सेनापति रहते हैं, जिनका नाम पुरखू पंत भी है, और जो मूल रूप से पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के निवासी थे। पुरुषोत्तम पंत को यहाँ पर कुमाऊं के इतिहास में रॉबर्ट ब्रुश कहा जाता है। तो कुमाऊं के इतिहास का रॉबर्ट ब्रुश किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम पंत को। पुरुषोत्तम पंत यहाँ पर मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। कल्याण चंद की पत्नी ने वचन लिया था, जब तक सीरगढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगे। तो अपने वचन के अनुसार सीरगढ़ का किला जीतने के बाद ही कल्याण चंद की पत्नी सती हुई थी। सीरगढ़ यहाँ पर सिरागढ़ हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत या पुरखू पंत का ही था। माना जाता है कि ग्वालदम का युद्ध या बदानगढ़ का जो युद्ध होता है 1581 में, तो इसमें पुरुषोत्तम पंत यहाँ पर पडियार राजपूत के हाथों मारा जाता है। और यह युद्ध पवारों और यहाँ पर चंदों के बीच होता है। उस समय यहाँ पर गढ़वाल में शासक रहते हैं बलभद्र शाह। इसके टाइम पीरियड में भी यहाँ पर थोड़ा सा यह अलग अलग यह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट शासक है रुद्रचंद। तो बालो कल्याण चंद के बाद शासक बनता है रुद्रचंद। 45वां चंद शासक है और कार्यकाल 1565 से 1597 तक। और स्वतंत्र शासक है रुद्रचंद। अकबर का समकालीन था, जिसने 1587 में अकबर की अधीनता की थी। तो प्रारंभ में यह स्वतंत्र शासक रहता है, लेकिन 1587 ईस्वी में यह मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर को तिब्बती या कस्तूरी हिरणों की खाले आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट करता है रुद्रचंद। रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। तो यह अकबर से मुलाकात करता है। कई महत्वपूर्ण यहाँ पर तिब्बती या कस्तूरी हिरण के काले आदि जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वह भेंट करता है। तो अकबर यहाँ पर प्रसन्न होकर 84 माल जो परगना था, वर्तमान में जो यहाँ पर उधम सिंह नगर का क्षेत्र यानी तराई का भूभाग है, तो वह रुद्रचंद को मिल जाता है और साथ ही उसे जमींदार कहना भी प्रारंभ कर दिया गया। तो अकबर नामा के अनुसार रुद्रचंद की यहाँ पर अकबर से लाहौर में मुलाकात होती है 1588 ईस्वी में। इसके अलावा रुद्रचंद के बीरबल से भी अच्छे संबंध थे। अबुल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो आईने अकबरी में यहाँ पर जो कुमाऊं का क्षेत्र है तो उसे दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो रुद्रचंद ने पुरखू पंत या पुरुषोत्तम पंत की सहायता से अस्कोट, दारमा, जौहर आदि क्षेत्रों को यहाँ पर विजित किया था। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया, लेकिन तराई पर यहाँ पर हुसैन खान टुकड़िया यहाँ पर उनका कब्जा रहता है। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की स्थापना की, अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की और साथ ही महल के अंदर रामशुला मंदिर बनवाया। तो रुद्रपुर नगर, मल्ला महल और महल के अंदर रामशुला मंदिर का निर्माण यहाँ पर रुद्रचंद द्वारा करवाया गया। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों यहाँ रसोइयों की भांति हम देखते हैं कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पंचबिरे या तिथानी ब्राह्मण, उनके नीचे हलिये और पितलीय ब्राह्मणों के वर्ग बनाए थे। साथ ही ओली ब्राह्मणों के वर्ग यहाँ पर बनाया था, जो कि जिनका प्रमुख कार्य ओले पड़ने पर लोगों को सतर्क करना था। ओली ब्राह्मणों के लिए यहाँ पर अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किया गया, यानी एक प्रकार से यहाँ पर टैक्स लगाया गया और घरों को कार्य करने वाले छयोड़े यानी जो पुरुष दास होते थे, छयोड़ियों, महिला दास की नियुक्ति की गई। तो छयोड़े और छयोड़ियों यहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई, यानी पुरुष दास और महिला दासों की नियुक्ति की प्रारंभ की गई। सीरा विजय के बाद यहाँ पर यानी डीडीहाट के विजय के बाद अस्कोट, दारमा, जौहर आदि क्षेत्र क्या हुए, रुद्रचंद के अधीन हो गए। तो सीरा से रुद्रचंद की भूमि संबंधी दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था में यहाँ पर सुधार के लिए त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, तो यहाँ पर रुद्रचंद के द्वारा त्रिवर्णिक धर्म निर्णय यहाँ पर नामक यहाँ पर पुस्तक लिखवाई जाती है और इसमें ब्राह्मणों के गोत्र व उनके पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, रुद्रचंद ने सामान्य जनता को क्या कहा, पौड़ी 15 विश्व कहा। तो पौड़ी 15 विश्व सामान्य जनता के लिए प्रयोग किया गया है। चंदों के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे। तो भूमि का जो मालिक होता था चंदों के समय थातवान कहलाता था। अनाज का 1/6 भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाया जाता था, जो कि यहाँ पर कैनी खसों के द्वारा यह कार्य किया जाता था। यानी जो 1/6 भाग था उसको वसूला जाता था अनाज का और उसको राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों द्वारा किया जाता था। कैनी खस यहाँ पर कृषि दासों को कहा जाता था। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को यहाँ पर संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर भेजा था व काशी भेजा था।
रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना होती है। एक तो त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, दूसरा सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और उषा रागोदय। तो ये 4 प्रमुख यहाँ पर संस्कृत ग्रंथों की रचना किसके समय होती है? रुद्रचंद के समय होती है। सैनिक जो शास्त्र है या पक्षी आखेट पर यहाँ पर आधारित पुस्तक है। रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम ऐसा शासक है जिसने मल्ल युद्ध में यहाँ पर उतरकर राज्य का प्रचार किया था। तो मल्ल युद्ध में यहाँ पर इसके द्वारा युद्ध किया जाता है और राज्य का प्रसार किया था। तो कुर्मांचल में रुद्रचंद को हर्ष शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं में रुद्रचंद को यहाँ पर क्या कहा जाता है? हर्ष शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रचंद के द्वारा बुखुड़िया कर लगाया गया था। रुद्रचंद के द्वारा यहाँ पर बुखुड़िया नामक कर भी लगाया गया। रुद्रचंद व मुगल सेनापति के मध्य इक्का युद्ध हुआ जिसमें रुद्रचंद ने विजय हासिल की और रुद्रचंद ने डीडीहाट से भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त होते हैं इसके शासनकाल में। हरिमल को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में रुद्रचंद ने थल में शिव मंदिर का निर्माण किया। हरिमल को यहाँ पर जो सेरा का शासक था इसको प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यहाँ पर थल में शिव मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। इसके बाद शासक बनता है 46वां जो शासक बनता है वह है लक्ष्मीचंद। तो रुद्रचंद के बाद यहाँ पर 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद यहाँ पर शासक बनता है और जिसका नाम यहाँ पर मानवदेव काव्य में लक्ष्मण मिलता है। मानवदेव काव्य में इसका नाम क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। मुनाको ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। तो लक्ष्मीचंद का नाम यहाँ पर मुनाको ताम्रपत्र में क्या मिलता है? लक्ष्मण। लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली के नाम से उपनाम से भी जाना जाता है। लखुली बिराली जो उपनाम है तो मुगलों के सम्मुख वह क्या है? भीगी बिल्ली बनकर रहता था, तो इस कारण उसको क्या कहते हैं? लखुली बिराली कहते हैं। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को क्या है? सबसे धनी शासक बताया गया है। तो सबसे धनी शासक किसमें बताया गया है? जहांगीरनामा में। लक्ष्मीचंद ने 7 बार यहाँ पर असफल आक्रमण किया गढ़वाल पर और 8वीं बार यहाँ पर गढ़वाल सेनापति खतर सिंह को मारा। तो यानी 7 बार आक्रमण किए। शासक रहता है मानसा, तो उसका टाइम पीरियड में आक्रमण होता है। 8वां आक्रमण खतर सिंह मारा जाता है। लक्ष्मीचंद ने नेवाली और बिस्टवाली यानी कचहरियाँ बनाई। इसमें नेवाली क्या थी? यहाँ पर समस्त जनता के लिए थी और बिस्टाली क्या थी? यहाँ पर फौजदारी मामलों के लिए या न्याय करती थी। तो नेवाली और बिस्टावली, नेवाली सामान्य जनता और बिस्टावली यहाँ पर फौजदारी मामलों के लिए न्याय व्यवस्था थी। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े यहाँ पर बाग बगीचे लगवाए जिसमें नरसिंहबाड़ी, कबीना व लक्ष्मेश्वर आदि बगीचे स्थापित किए। लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को 1 अधाली या 8 नाली भूमि दान दी थी। ठीक है जी। रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। तो रौत यहाँ पर क्या दी जाती थी? बहादुरी के उपलक्ष्य को यहाँ पर पुरस्कार में दी जाने वाली भूमि थी, कर मुक्त भूमि होती थी। लक्ष्मीचंद के समय कहते हैं कि करों के भय से लोग साग सब्जियां भी छतों पर उगाया करते थे। भूमि पर इतना अधिक टैक्स लक्ष्मीचंद के समय लगाया गया। जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए। जूलिया और सिरती जो कर थे तो वह लक्ष्मीचंद के समय लगाए गए। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किया। तो लक्ष्मीचंद के द्वारा जो बागनाथ मंदिर है तो उसका जीर्णोद्धार 1602 में करवाया गया। लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां थी। सरदार यानी परगने का जो शासक होता है, फौजदार सेना का अधिकारी होता है और नेगी क्या होते थे? राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे जो सरदार और फौजदार के अधीन कार्य करते थे। और अनाज के रूप में इनको क्या मिलता? दस्तूर मिलता था जिसको नेग कहते थे, इसलिए इनको नेगी कहा जाता है। लक्ष्मीचंद के समय राजा के जो राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास को शेजवाल कहते थे। तो राजा के जो मतलब यानी जो निजी कपड़े, जूते, हथियार रखने का जो आवास था शेजवाल कहते थे और उसकी रखवाली करने के लिए अलग से यहाँ पर अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ठटवाल नामक जो कर्मचारी था, गाय भैंस से ताज़ा दूध, दही, मक्खन यहाँ पर दरबार में पहुँचाना इसका प्रमुख कार्य था। इसके अलावा लक्ष्मीचंद का जो बड़ा भाई था शक्ति गोसाई, तो शक्ति गोसाई क्या था? जन्मांध था, यानी जन्म से अंधा था। इस कारण से कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। शक्ति गोसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक जो व्यवस्था थी तो वह शक्ति गोसाई की नीतियों से ही निर्धारित होती थी, यानी वहाँ पर उसके द्वारा सहयोग किया जाता था। दारमा घाटी के शौका जनजाति के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए और उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राज दरबार में पहुंचाने का यहाँ पर करार किया गया। उन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की भी स्थापना की। तो यहाँ पर कुमाऊं में यानी लक्ष्मीचंद के ही समय
शक्ति गोसाई के यहाँ पर द्वारा राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय खुलवाए जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी बनते हैं दलीप चंद। तो दलीप चंद यहाँ पर 1621 से 24 तक शासन किया। इसकी मृत्यु यहाँ पर 6 रोग यानी टीबी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। दलीप चंद के बाद विजय चंद शासक बनते हैं, राजगद्दी पर बैठा। और एटकिंसन के अनुसार विजय चंद का विवाह यहाँ पर आधुनिक जो बुलंदशहर है तो वहाँ पर बड़गुजर की पुत्री से होता है। विजय चंद के समय राज सत्ता सुखराम कार्की, पीरू गोसाई और यहाँ पर सुखराम कार्की और पीरू गोसाई के हाथों में चली जाती है। और सामाजिक संबंधों के कारण यहाँ पर सुखराम कार्की ने विजय चंद की यहाँ पर हत्या कर दी और उसको मरवा दिया। इसके बाद विजय चंद की हत्या के बाद महरा और फरत्याल में यहाँ पर संघर्ष, जो आपसी यहाँ पर प्रमुख जो जातियाँ रहती हैं जिनका शासन पर नियंत्रण था, तो महरा और फरत्यालों के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है जिसमें महराओं की जीत होती है। और महरा क्या करते हैं, यहाँ पर तिरमल चंद को शासक बना देते हैं। तिरमल चंद ने सबसे पहले क्या किया, सुखराम कार्की को मरवा दिया और पीर गोसाई को देश निकाला दे दिया। तो पीरा सम्मल विद्रोह तिरमल चंद के शासनकाल में देखने को मिलता है। तिरमल चंद ने 1630 में जागेश्वर में मूर्ति स्थापित की। तिरमल चंद ने काकुआ मोर युद्ध 1634 में महिपति शाह को पराजित करते हैं और उसे मुक्ति प्रदान की। इसके अलावा 1625 में विजय चंद की मृत्यु के बाद तिरमल चंद का यहाँ पर राज्यारोहण होता है, जिसका कार्यकाल यहाँ पर 1625 से 1638 तक है। यहाँ पर हमें तिरमल चंद और महिपत शाह का युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पर महिपत शाह की मृत्यु हो जाती है। तो यह भी एक यहाँ पर हम देखते हैं कि तिरमल चंद यहाँ पर शरण लेने जाता है गढ़वाल शासक के पास, तो उसमें भी हम देखते हैं यहाँ पर महिपत शाह का एक युद्ध होता है जिसमें यहाँ पर महिपत शाह की मृत्यु हो जाती है। गडुड़ा ताम्रपत्र में तिरमल चंद को यहाँ पर युवराज कहा गया है। तो गडुड़ा ताम्रपत्र में तिरमल चंद को क्या कहा गया है, युवराज कहा गया है। 1616 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक युवराज के रूप में कार्य किया था। तिरमल चंद का सेनापति कौन था, गडुड़ा था। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था। विजय चंद को जहर देकर मारा जाता है, इसलिए तिरमल चंद ने कपरौली के कठैतों को रसोई नियुक्त किया और साथ साथ यहाँ पर रसोइयों के नियम भी बनाए। तो हम देखते हैं विजय चंद की जब हत्या होती है तो तिरमल चंद यहाँ पर जो नीलू कठायत का यहाँ पर वंशज थे कपरौली के कठैत, तो उनको खोजा जाता है और उनमें से यहाँ पर रसोई नियुक्त किए जाते हैं और साथ ही यहाँ पर रसोई के नियम कानून भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं बाज बहादुर चंद। तो 50वां यहाँ पर चंद शासक है जो कि तिरमल चंद का यहाँ पर उत्तराधिकारी होता है। 1638 से 1677 तक शासन करता है। और बाज बहादुर चंद क्या है, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक है। तो चरवाहे से राजा बनने वाला शासक कौन है, बाज बहादुर चंद। इसके पिता का नाम क्या था, नीलू गोसाई था। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना, चांदी, बर्तन आदि लेकर यहाँ पर शाहजहां के दरबार में जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में जाने वाला शासक कौन था, बाज बहादुर। और शाहजहां ने इसे बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। तो बहादुर और जमींदार की उपाधि यहाँ पर शाहजहां प्रदान करता है। 84 माल कटेहरी राजपूतों पर अधिकार कर लिया था। और तो 84 माल पर यानी जो तराई का क्षेत्र है तो उस पर कटेहरों और राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। तो 84 माल या 9 लखिया माल या तराई एक 84 कोष लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष क्या होती थी, 9 लाख की आमदनी होती थी। तो शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को यहाँ पर क्या कर दिया, 84 माल का फरमान दे दिया, यानी उसके अधीन कर दिया। तो एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर चंद मुगल दरबार को खुश करने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये यहाँ पर टैक्स लेता था। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की अपने नाम से। बाज बहादुर चंद के पवा राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित की। तो नंदा देवी मूर्ति को यहाँ पर अल्मोड़ा जो लाने वाला शासक बाज बहादुर चंद था। मुगल बादशाह ने गढ़वाल पर आक्रमण के लिए 1655 में यहाँ पर खलीतुल्लाह नामक यहाँ पर सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी, जिसकी मदद यहाँ पर बाज बहादुर चंद द्वारा की जाती है। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुमारों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया था, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग में लूटपाट की उनको भगाने के लिए तिलू रौतेली को यहाँ पर हथियार उठाने पड़े थे।
तो उसके साथ यहाँ पर पैरोला हमें तिल्लू रौतेले की यहाँ पर जो कथा है वो अभी देखने को मिलती है। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हूणियों का यहाँ पर दमन किया था, तो हूणियों का दमन करने वाला शासक भी है। और मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार की जो बाधाएं थी तो उनको यहाँ पर दूर करने का कार्य भी बाज बहादुर चंद ने किया था। साथ ही कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्राओं के लिए 1673 में गोंठ भूमि यहाँ पर दान की थी। किसने की थी? बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने भोटिया व शौकिया द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी। तो भोटिया व शौका द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली जो दस्तूर थी उस पर रोक लगाई बाज बहादुर चंद ने। गुड़ भूमि वहाँ होती है जो कि मंदिरों की देखभाल और उनके खर्च पर होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती है। इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने 1669 में सोर की यात्रा की, यानी पिथौरागढ़ की यात्रा की। उस समय सोर खड़ायत का परगना कहा जाता था। सोर को किसका? खड़ायत का परगना। सोर में उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को क्या कहा गया है? लटोला राठ कहा गया है। बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले यहाँ पर तल्ला रायासी में एक जोला जमीन दी। तो रतन जोशी को यहाँ पर उर्ग गांव के बदले यहाँ पर तल्ला रायासी में एक जोला जमीन प्रदान की। बाज बहादुर चंद ने भोटे और हूणियों यानी जो तिब्बती हैं सिरती नामक यहाँ पर कर लिया। और साथ ही कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद्र शासक कौन है? बाज बहादुर चंद है। पिथौरागढ़ के थल में एक हत्या देवल बाज बहादुर चंद ने बनवाया। और साथ ही इसकी जो बनावट है तो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनाया और हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बाज बहादुर का एक चित्र क्या है? न्यूयॉर्क संग्रहालय में भी है। बाज बहादुर चंद की उम्र अंतिम वर्षों में कहावत है कि बरस भयो 80 और बुद्धि गई 89। तो जैसे मतलब यहाँ पर बाज बहादुर चंद अंतिम वर्षों में उम्र होती तो एक प्रकार से यह अत्याचारी शासक बन जाता है। तो बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा देवपाल था। और साथ ही मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का इसने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का कार्य किया, जिसमें कई जो नामकरण है वह यहाँ पर के अधिकारियों को, जिसमें पानी भरने वाले को पनेरू, मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल, राज परिवार को जगाने वाला हरबोला अधिकारियों की नियुक्ति की। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया। साथ ही बाज बहादुर चंद द्वारा तराई भाबर का जो फरमान मिलने के बाद वहाँ पर शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्रों को क्या किया गया? पट्टियों और ग्रामों में विभक्त किया गया। साथ ही बाज बहादुर चंद ने मांगा नामक एक कर भी लगाया था। तो बाज बहादुर चंद के बाद यहाँ पर चंद शासक बनते हैं उद्योग चंद। तो बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी में उद्योग चंद शासक बनता है। और उद्योग चंद को इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने एक तपस्वी शासक बताया। तो रुद्रचंद पंत ने क्या किया? रुद्रदत्त पंत ने यहाँ पर तपस्वी शासक किसको बताया? उद्योग चंद को। 1678 से 1698 तक इसका टाइम पीरियड है। और उद्योग चंद को ढाई माता यहाँ पर बीमारी थी, जिसका राजवैद्य कौन था? वरदेव जोशी था। और उसका जो प्रथम सेनापति हीरू देवबा था। उद्योग चंद का दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी था, जिसे सोर का नेगी भी कहते थे। शिरोमणि जोशी और फर्स्ट यहाँ पर सेनापति हीरू देवबा। बद्रीदत्त पांडे ने उद्योग चंद को सबसे प्रतापी शासक बताया। तो बद्रीदत्त पांडे ने उद्योग चंद को क्या बताया? सबसे प्रतापी शासक। उद्योग चंद के समय मेदिनी शाह ने दोनागिरी व दोरहाट पर आक्रमण किया था। यह भी थोड़ा इतिहासकारों द्वारा यहाँ पर अलग अलग हमें मत देखने को मिलते हैं। कई इतिहासकार मेदिनी शाह को यहाँ पर शासक ही नहीं मानते कि वह कभी शासक बना। उद्योग चंद ने 1678 में बदानगढ़ का किला जीता। 1678 में बदानगढ़ का किला जीता। और इसमें चंद सेनापति जो महसी शाहू रहता है वह इसमें मारा जाता है। उदय चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियों की स्थापना की। उदय चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम यहाँ पर चंद दरबार में आते हैं, जिसने फूल मंजरी नामक एक ग्रंथ लिखा था। और राजकवि मतीराम मराठा शासक साहू के दरबार में राजकवि थे। अब इसके बाद चंदों के समय रुद्रपुर के क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहते थे? तराई भाबर कहते थे। और उदय चंद ने कोटा भाबर में क्या किया? आम के बगीचे लगवाए। साथ ही इसने तल्ला महल और रंग महल का निर्माण करवाया कुमाऊं में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाए। और साथ ही यहाँ पर माल का शिकदार जगन्नाथ बरे और सीरा का शिकदार यहाँ पर गंगाराम और
गंगाराम को बनाया और सीरा को उस समय क्या कहते थे, वल्ली डोटी कहते थे। तो पल्ली डोटी यहाँ पर जो यहाँ पर नेपाल का क्षेत्र है, जो यानी मुख्य डोटी था, उसको कहते थे वल्ली डोटी, यहाँ पर कहते थे यहाँ पर सीरा को, डीडीआर का क्षेत्र को। उद्योग चंद ने दशरथ का छज्जा या दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया। साथ ही सोमेश्वर महादेव मंदिर बनाए बरहारों में। और उद्योग चंद के समय ही लाल मंडी किले में रिद्धि गोसाई बाबा रहते थे, जिनके साथ यहाँ पर उद्योग चंद के अच्छे संबंध थे। उद्योग चंद का टाइम पीरियड काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं भारती चंद के बाद दूसरा ऐसा शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया, यानी पश्चिमी नेपाल का जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण किया। 1682 में यह प्रयाग के रघुनाथपुर में घाट में स्नान करने गया था। पुनः उसके अनुपस्थिति में डोटा राजा देवपाल रहते हैं, जो कि काली कुमाऊं पर पुनः आक्रमण कर देते हैं। और 1683 में डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि अजमेरगढ़ पर, उसके द्वारा यहाँ पर चंद शासक के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और चंद सेनापति हीरू देववा इसमें मारा जाता है, जिसके वंशजों को यहाँ पर चंद शासक द्वारा 8 गांव रौत या बहादुरी के लिए भूमि प्रदान की जाती है, रौत भूमि दी जाती है। डोटी के राजा शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी, जो कि सीटी नदी के किनारे थे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डोटी शासक है उसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन 1688 में उदय चंद ने खैरागढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया और इसके लिए देवपाल से खैरागढ़ की संधि की जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। 1696 में हम देखते हैं कि डोटी राजा ने जो लगातार टैक्स दे रहा था उसने कर देना बंद कर दिया, जिस कारण उदय चंद के तीसरी बार आक्रमण करता है जुराइल दीपाइल कोट पर और इसमें चंदों की बुरी तरह यहाँ पर पराजय होती है। और इस युद्ध में शिरोमणि जो जोशी रहते हैं यहाँ पर चंद सेनापति, वह मारा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर उद्योग चंद यहाँ पर युद्ध न करने का वचन लेकर शांति की तलाश में चल पड़ता है और इसके शासन का यहाँ पर अंत होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक बनते हैं ज्ञानचंद द्वितीय। तो इसके बाद यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट भाग होगा, दूसरा भाग होगा, ताकि इसके बाद ज्ञानचंद द्वितीय से लेकर अंतिम शासक महेंद्र चंद तक यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।